मेरा पति विदेश में रहता था, इसलिए मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। मैं रोज़ाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सास प्रेग्नेंट है। मैंने अपनी सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन उनका पीछा किया तो वह एक पुराने से घर के अंदर चली गई। वहां जाकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी सास तो। मेरा नाम दीपिका है और मैं अपने मामा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मामा ने ही मेरी शादी करके मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लायक थीं। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को ये डर था कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब शेखर का रिश्ता आया तो मामी ने मामा के कान भरे और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी कि जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति ज़्यादा अमीर नहीं था और मेरी शादी होते ही उनको पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्जा ले लिया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर आ जाएं, कर्जा भी उतर जाए और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाए। उनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वह कमाने के लिए दुबई चले गए। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था। शेखर ने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना। पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके शेखर ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वह ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी सास ही रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरी सास के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारा था। अपनी सास के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वह चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन सारी रात क्या करती थी मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति विदेश चले गए थे तो घर में मैं और मेरी सास ही थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वह आम सासों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, बल्कि खामोशी से खुद ही काम किया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वह नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मैं खुश नहीं थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को कोई काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों तक मेरे कपड़े पड़े रहते तो वह नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो वह अपना ही चाय नाश्ता बनाती थी, मेरा नहीं। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए थे। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती तो वह मुझसे कहती थी
कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जीवित नहीं हैं, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दे दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वह दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का खाना देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल करने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा, जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह पहले भी खाना देती रही हों। मैं तो अपने पति में मगन थी। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि उन्होंने रात को खाना किसी गरीब को दिया है कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे 2 साल हुए थे और वे उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी। ये तो अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थीं और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं उनको याद करती थी, तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वह थोड़े समय के लिए देश से बाहर गए हैं, तो मेरा ये हाल है। मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सास के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वह कभी वापस आएंगे। मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। मेरी सास रोज़ खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी सास के आने पर दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मेरी सास ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी और चाबी भी अपने पास रखूंगी। सास की ये बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी समस्या का हल हो गया था। मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मुझे तो बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होगी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ़ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफ़रत महसूस होने लगी थी। असलियत में मेरी बोली बाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी कि भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती थी। मेरी सास ने कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी उम्र 14 साल थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था, और अब मेरी 40 साल से कुछ ऊपर ही होगी। एक दिन अचानक वह मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वह जल्द होश में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल में लेकर चली गई, लेकिन आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको क्या हुआ है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सिर चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वह रिपोर्ट भी छुपा दी।
मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज़ की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये किस तरह का ड्रामा कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती है। यकीनन खाना भी उसी को देती होंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होंगी, क्योंकि वह बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर मामला क्या है। मैंने सोचा कि मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए था। इस उम्र में आकर वह इस तरह का काम कर बैठी है। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली और सोचा कि आज रात जब वह खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वह ताले की चाबी अपने साथ लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगाकर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि वह आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। ये बात सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी। वह बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। वह एक पुराने मकान के अंदर चली गई, जो बहुत ही टूटा फूटा हुआ था। मैं भी दबे पांव उनके पीछे अंदर घुसी तो मैंने वहां देखा कि वहां पर एक शख्स मौजूद था और मेरी सास उससे बहुत खुशी से बातें कर रही थी और अपने हाथों से उस शख्स को खाना खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई कि ये सब क्या हो रहा था। यानी कि मेरी सास रोज़ाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वह गरीबों को खाना देने जाती थी, जबकि ये यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती बल्कि उससे खुश होकर बातें भी करती थी। मैं उसको एक अच्छी औरत समझती रही और जो अपने पति की वफादार है और उसके पुण्य के लिए घर से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन बात अब इससे बहुत आगे निकल चुकी थी कि मेरी सास प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह वही शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। मैंने फैसला किया कि जब मेरी सास घर आएगी तो मैं उसके सामने सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। जैसे ही मेरी सास वापस आई तो मुझे जागता देखकर पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर वह हैरान होकर मुझे देखने लगी तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखें। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है जिसमें बताया गया है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और अब मैं वे देखकर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। मेरी सास ने वह रिपोर्ट उठाई और उसे पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वह शख्स कौन है जिसे सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं। अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती। वह शख्स कौन है जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी। आपको अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर भी ज़माना कुछ ना कहता। थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकार लायक बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं है। ये कहकर लोग इसे स्वीकार कर लेते।
लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती है और उनके सिर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि एक जवान लड़के की मां ने इस तरह का काम किया है। मेरी सास ने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वह शख्स तो मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत डकैती के केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वह पुलिस से छुपकर इस घर में बैठा हुआ था और मैं उसे खाना देने जाती हूँ। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलो, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वह आदमी आपका भाई नहीं है। इतनी कम अक्ल की नहीं हूँ मैं कि समझ ना सकूँ कि दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। ठीक है, वह आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वह आपका भाई नहीं है, वह आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि मेरी फ़ोन की घंटी बजी और इस फ़ोन को सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे पूछा कि क्या हुआ, किसका फ़ोन है, क्या हो गया, मेरा बेटा तो ठीक है ना, बताओ जल्दी। तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो, मुझे बताओ किसका फ़ोन था। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाज़ा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फ़ोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अपनी सास को क्या बताती कि फ़ोन उस लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट की रिपोर्ट बनाने में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपके पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास है वह एक नई शादीशुदा जोड़े की है जो आपके पास सास की नाम की है। वह गर्भवती भी है और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को फेफड़ों का कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से इनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो ज़िंदगी के वक्त की भी कमी थी। आखिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वह शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। उस एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने के बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई क्योंकि उन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सब कुछ करती, मैंने आंखें बंद करके हर चीज़ पर भरोसा कर लिया था। काश कि मैं एक पल के लिए सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे जाकर डॉक्टर के पास बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस बात का मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।